हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटा। तो हम इकोनॉमिक सर्वे का ये चैप्टर नंबर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर फर्स्ट दो पार्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर क्या है, दैट इज़ आपका स्टेट, आपका इनकम है ना, मैक्रो इकोनॉमिक व्यू। इसका नाम है चैप्टर का, स्टेट इनकम मैक्रो इकोनॉमिक व्यू। तो इसके अंदर फर्स्ट जो है वो आपका इंट्रोडक्शन है स्टेट इकोनॉमी का, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं जीएसडीपी। एक एक चीज़ को समझेंगे भी धीरे से, मतलब प्रॉपर क्या होता है, किसका मतलब, देन क्या आपको याद रखना है वो मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊँगा। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको चैप्टर नंबर 2 का मिल जाएगा यहाँ पे। यहीं से आप पेपर के लिए पढ़ना, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉट इवन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, क्योंकि वहीं से ये बनाया है मैंने, है ना। तो इसीलिए यहाँ इसी पे आप फुल फ्लेज रिलाई कर सकते हो 100%। देखो, जीएसडीपी सबसे पहले एक टर्म है, दैट इज आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक होता है बेटा जीडीपी, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नॉर्मल हम यूज करते हैं तो स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में हम उसमें स्टेट लगा देते हैं। अभी ये जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, तो बोलते हैं किसी एरिया के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उनका जो वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं जीडीपी या जीएसडीपी। कोई अगर टेरिटरी, फॉर एग्जांपल हिमाचल का हम ले रहे हैं, और विद इन हिमाचल कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, मतलब कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है बेटा। गुड्स मतलब कोई भी सामान, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है किसी भी तरह का। सर्विसेज मतलब कोई भी चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे टूरिज्म या किसी भी तरह का सर्विस, बस सर्विस, कोई भी सर्विस, ठीक है, कोई भी सर्विस जो है, तो वो और गुड्स, उनका अगर हम जो आप वो वैल्यू का चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, उनको अगर इकट्ठा जोड़ा जाए, उसको बोला जाता है आपका जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी, एक और चीज़ आप देखो, जीडीपी का मतलब ये हुआ कि किस टेरिटरी के अंदर कितने नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना। बाद में हम बेटा कुछ परसेंटेज भी देखते हैं जीडीपी, दैट इज जीडीपी ग्रोथ। कितने परसेंट से वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो बढ़ रहा है या बढ़ने वाला है, या पिछले सालों में बढ़ा, दैट इज ग्रोथ। अभी ये जीडीपी जो है और जीडीपी ग्रोथ जो है, ये क्या बताता है आपको। जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ से ये पता चलता है, हम अभी पढ़ेंगे कंपोनेंट्स इसके, ठीक है, तो मैं आपको वहीं पे समझाऊंगा। पहले हमें समझ आ गया जीएसडीपी क्या हो गया, तो टोटल वैल्यू क्या हो गया, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ स्टेट। सिंपल वो होता है। अब ये कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं किसी स्टेट के अंदर, लेकिन किस में, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, विद इन वन फाइनेंशियल ईयर ये चेक किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर अब आप सबको पता है ना। कमेंट बॉक्स में बता दो क्या होता है फाइनेंशियल ईयर और कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी। तो ये पहला क्वेश्चन आप बता दो, बहुत सिंपल से। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कंपोनेंट्स जो हैं, जो यहाँ पे लिखा है चीज़ें बेटा, ये है, मतलब कोई भी अगर आप जीडीपी जीएसडीपी यहाँ पढ़ रहे हैं स्टेट का, तो उसके क्या कंपोनेंट है, मतलब क्या जो है बताता है, रिफ्लेक्ट करता है जीएसडीपी। तो देखो, सबसे पहले आप देखोगे कि सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, किसी भी स्टेट का जो जीएसडीपी होगा वो बताएगा कि उस स्टेट के अंदर अलग अलग सेक्टर का क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या कंट्रीब्यूशन है। सेक्टर मतलब हम तीन तरह के सेक्टर पढ़ने वाले हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऑन दी बेसिस ऑफ उनका नेचर कैसा है, वहाँ पे किस तरह के गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड किए जा रहे हैं या प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो उसके बेसिस पर तीन सेक्टर में हम इकोनॉमी को डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बोलता है कि सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन कैसा है, ये भी बताता है जीएसडीपी। और क्या बताता है, इम्पैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब आपके स्टेट में गवर्नमेंट ने किस तरह का इन्वेस्टमेंट करा, या लोगों ने किस तरह का, या कोई भी प्राइवेट एंटिटी है उसने कैसा इन्वेस्टमेंट करा, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये भी कौन बताता है, ये भी जीएसडीपी बताता है। कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस हैं। जीडीपी ग्रोथ यही बता रहा है कि कितनी अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होने वाली है या होने के चांस हैं। अभी वहाँ चांस ज़्यादा है, फॉर एक मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप देखोगे कि छोटा शिमला के अंदर आप जो एक ज्वेलरी की शॉप खोल रहे हो, या फिर बेटा आप जाके एक ज्वेलरी की शॉप खोल रहे हो कहीं पे मॉल रोड पे, है ना, तो मॉल रोड के ऊपर चांसेस जो हैं उस गुड्स के बिकने के, या फिर उस गुड्स का जो वैल्यू है उसको मिलने के, वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू कहीं दूसरी जगह। तो मतलब ये हुआ कि उस मॉल रोड की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छा है, ज़्यादा है कंपेरेटिव किसी दूसरी जगह की। तो ये क्या बता रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट अगर मैं बोलूँ मॉल रोड का ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कि वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं, और जितना वो ग्रोथ रेट है उतने ज़्यादा हैं किसके, गुड्स एंड सर्विसेज के।
है ना, प्रोड्यूस होने के, उनकी वैल्यू को मिलने के। तो मतलब जब ग्रोथ रेट ज़्यादा दिख रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होने वाली है। ये है। जिस देश का फिर जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा प्रिडिक्ट किया जाता है, मतलब उस देश में फिर इन्वेस्टमेंट भी और आती है, क्योंकि इन्वेस्टर को लगता है इस देश में अभी अच्छा है स्कोप, है ना, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने का, उसकी वैल्यू मिलने का। ओके, सो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन हो गया। देन नेक्स्ट हो गया आपका इम्पैक्ट किसका, इन्वेस्टमेंट का, ये भी पता चलता है जीएसडीपी से। और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, मैंने बोला ना किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे हैं, ये भी कौन बताता है, जीएसडीपी बताता है, कैसी रही अपॉर्चुनिटी, कैसी होने वाली है अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट हो गया डेवलपमेंट ट्रेंड। यस, डेवलप कैसा हो रहा है वो स्टेट, किस तरह से ग्रो कर रहा है, ऐसा तो नहीं है इकोनॉमिक फॉल कर रही है। तो ये ट्रेंड भी समझाता है जीएसडीपी। एंड पॉलिसी इनिशिएटिव किस तरह के हैं, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर किस तरह की पॉलिसीज़ और किस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, ये भी जीएसडीपी बताते हैं। अच्छा चल रहा होगा जीएसडीपी तो पॉलिसीज़ बेस्ट चल रही होंगी, नहीं चल रहा होगा तो पॉलिसीज़ में कुछ प्रॉब्लम है। सिंपल है ना। ओके, कंपोनेंट हमने समझ लिए। अब हम आते हैं फर्स्ट, जो पेपर में आपको याद रखना है चीज़ों को। बस मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू इसको सिंपल कर दिया है। आपको वो कथा जैसी याद नहीं रखनी है, क्योंकि वहाँ से याद रखना टफ हो जाता है। आप पिक्चर को दिमाग में बनाओ। इस तरह के फ्लो चार्ट्स जो है एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हो, मेंस के अंदर खासकर, है ना, अलाइड एनटी और एचएस का जो मेंस आपका होगा। एंड यूपीएससी में अगर उसके लिए इंडियन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो वहाँ पे भी यूज़ होगा। जीएसडीपी एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइस, इसको समझ लेते एक बार। एक हो गया बेटा करंट प्राइस, एक हो गया कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं करंट प्राइस की। करंट प्राइस जो कि मार्केट प्राइस भी बोला जाता है, उसको क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस भी बोलेंगे। तो ये मार्केट प्राइस और करंट प्राइस जो है, ये वो प्राइस है बेटा जब आप किसी सामान को खरीद रहे हो ना, जिस समय उस टाइम पीरियड पे जो आपको मिल रहा है वो पर्टिकुलर सामान जिस प्राइस में, दैट इज कॉल्ड करंट प्राइस। सिंपल। अच्छा, एक और चीज़ से बताता हूँ इसको। करंट प्राइस अगर आप देख रहे हो तो वो क्या होता है, वो होता है जो फैक्टर्ड कॉस्ट होती है, मतलब जो फैक्ट्री में जब सामान बना, ठीक है, उसमें प्लस करेंगे अगर हम इन्फ्लेशन को, महंगाई को, तो हमारे सामने जो प्राइस बन के आ रहा है, मतलब इन्फ्लेशन के साथ जुड़ के जो प्राइस मिल रहा है आपको, वो उसमें टैक्स भी इंक्लूड होगा। ठीक है, जो आप ले रहे हो कहाँ पे, जो आप ये दुकानों में सामान लेते हो और जो प्राइस आपको पे करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड करंट प्राइस। तो करंट प्राइस में टैक्सेशन भी होगा, करंट प्राइस में आपको हो सकता है सब्सिडी भी मिल रही हो, सरकार कुछ दे रहा आपके बदले पैसा, उसमें सब्सिडी काट दिया गया हो पैसा। ठीक है, तो इन सारे जो प्राइस आपको मार्केट पे मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट प्राइस एंड करंट प्राइस, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाला है इन्फ्लेशन, की महंगाई भी उसमें काउंट की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें बेटा कांस्टेंट प्राइस की, तो ये क्या होता है, ये बेस ईयर के बेसिस पे प्राइस है। सो दैट मीन्स कि बेस ईयर जो कि हम 2011-12 यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी, जीडीपी, जीएसडीपी, तो उस 2011-12 में जो भी प्राइस था किसी भी कमोडिटी का, उसी प्राइस के बेसिस पे आज भी हम उस सामान, उस गुड्स और उस सर्विस के वैल्यू को निकाल रहे हैं। वो होता है प्राइस कौन सा, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट प्राइस। एक एग्जांपल बताता हूँ। 2011-12 में 10 चॉकलेट्स बनाई जा रही थी किसी कंपनी के द्वारा, और एक चॉकलेट का प्राइस 10 था। जीडीपी क्या हुआ, कितने गुड्स हैं, यहाँ तो गुड्स जो हैं प्रोड्यूस किए जा रहे हैं 10 गुड्स, कितने का गुड्स है, 10 रुपए का एक, टोटल जीडीपी क्या निकल गया, 10 × 10। तो उस कंपनी का इन चॉकलेट्स का जीडीपी हो गया 100। सिंपल। अगर अब मैं 2025 के अंदर या 2024-25 के लिए इसको कैलकुलेट करूं, तो हमारे पास अगर बेटा प्रोडक्शन अभी भी 10 ही चॉकलेट का हो रहा है, और अगर आप देखोगे कि ये 10 चॉकलेट्स के साथ साथ एक चॉकलेट का प्राइस लेकिन 20 रुपये हो गया है ना। पहले आप देखोगे वो छोटे इतने बड़े बड़े चॉकलेट्स आते थे 10-10 में, अब तो इतना भी नहीं आते 10 में। तो मतलब हमने देखा कि एक चॉकलेट, जो 10 चॉकलेट बना रहे थे हम, वही वैसा ही चॉकलेट आज भी 10 ही बन रहे हैं, लेकिन एक का प्राइस 20 हो गया। और अगर जीडीपी देखें तो 200 मिल रहा है ना, 200, 100, 10 × 20, 200। तो जीडीपी 200 है किसके बेसिस पे, जब हम देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ा मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई और बाकी सारी चीज़ें ऐड हुई, मतलब कौन सा प्राइस आ रहा है यहाँ पे, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस के बेसिस पे जीडीपी दिख रहा है 200। लेकिन कांस्टेंट प्राइस अगर मैं देखूँ, जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन भी 10 ही था और प्राइस 10 ही रखा हमने, क्योंकि हमने उसी बेस पे कैलकुलेट करना है, तो वो 100 ही आया। तो कांस्टेंट प्राइस के बेसिस पे
हम देख रहे हैं 100 जीडीपी बन रहा है आज भी, ठीक है, जो कि पहले भी 100 ही था, और मार्केट प्राइस के बेसिस पे जीडीपी 200 दिख रहा है, 2 गुना दिख रहा है हमें। तो मतलब ये हुआ कि जो मार्केट प्राइस पे जीडीपी निकलता है, जो कि बहुत ज़्यादा दिखता है और ज़्यादा ही मैक्सिमम देखने को मिलेगा, खासकर उस समय ज़्यादा देखने को मिलेगा कि जब इन्फ्लेशन होगा, ज़्यादा वहाँ होता है जहाँ महंगाई होती है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो प्राइस ज़्यादा दिख रहा है जीडीपी का मार्केट प्राइस के बेसिस पे, इसको बोला जाता है बेटा नॉमिनल जीडीपी। दैट इज नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी वो हो गया जो किसके बेसिस पे था, जो कांस्टेंट प्राइस के बेसिस पे था, बेस ईयर में जो प्राइस था उसके बेसिस पे था। इससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। इससे ये भी पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या कोई नया प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि अगर इकोनॉमी के अंदर नया प्रोडक्शन होता तो जीडीपी में हम देखते कि ज़्यादा ग्रोथ जो है नॉर्मल कांस्टेंट प्राइस पे भी देखने को मिलता। अगर कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिल रहा है बेस ईयर से, तो मतलब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस भी बढ़े हैं। कि जैसे कि अगर 10 पहले चॉकलेट बन रहे थे 2011-12 में, लेकिन 2024-25 में चॉकलेट अगर 20 बन रहे हैं, प्राइस बेशक 10 है, तो जीडीपी 200 आ रहा है। देखो जीडीपी ज़्यादा है, बेशक कांस्टेंट प्राइस है, पर बढ़ा क्या, यहाँ पे चॉकलेट के नंबर बढ़े। चॉकलेट के नंबर बढ़े मतलब प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा मतलब वहाँ पे और ज़्यादा लेबर लगाया होगा काम करने में, लेबर ज़्यादा लगाया होगा, फैक्ट्री नई बनी होंगी, तो उससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, पैसा ज़्यादा आया लोगों के पास, पैसा जो है ज़्यादा सर्कुलेट हुआ इकोनॉमी में, इन इकोनॉमी जो है इस तरह से बूस्ट हुआ। तो मतलब इकोनॉमी के अंदर वो ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है जब रियल जीडीपी बढ़े। और नॉमिनल जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो उसमें ये देखना ज़रूरी होता है कि वो इन्फ्लेशन की वजह से ही तो नहीं दिख रहा है ज़्यादा, या कुछ और भी रीज़न है। ओके, दैट्स इट। अगर बेटा कोई भी इशू आपको होता है, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है, किसी भी बहुत सारे जो भी प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ जिस पे भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके अंदर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि सर ये चीज़ पता नहीं चला या क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रॉपर डिस्कस कर लूँगा आपके साथ, ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो। चलो याद क्या रखना है जी, तो याद रखना है जी आपको ये सारी चीज़ें, जैसे कि देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर जीडीपी करंट प्राइस, अब सबको पता है करंट प्राइस क्या हुआ, मार्केट प्राइस वाला। जीडीपी करंट प्राइस 2024-25 में क्या था याद रखना, 2023-24 में क्या था याद रखना। कंपैरिजन में क्वेश्चन पूछेगा बेटा आपको 2023-24 में, फाइनेंशियल ईयर 24 बोलते हैं इसको मतलब, और ये फाइनेंशियल ईयर 25 हो गया, लास्ट जहाँ खत्म हो रहा है वो फाइनेंशियल ईयर याद रखना। तो हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 24 में अगर हम बोलें तो कितना था स्टेट का जीडीपी, तो वो था 2,10,662 करोड़ रुपया। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 25 की, तो वो हो गया है बढ़ के 2,32,185। 2,10,662 से बेटा कितना हो गया, 2,32,185 करोड़। अब ये जो है दैट इज़ एडवांस्ड एस्टीमेट। अब ये एडवांस्ड एस्टीमेट क्या होता है मैं समझाता हूँ। एडवांस्ड एस्टीमेट मतलब कि इसके लिए देखो सर्वे कब आया, फैब में। फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होना है, मार्च में होना था, 31 मार्च को। सर्वे हमने बोल दिया ये सारी चीज़ें कि फाइनेंशियल ईयर 25 में ये होने वाला है, 25 तो ख़त्म होना था कब, 31 मार्च को। लेकिन उसके लिए एस्टिमेट करना कब से शुरू हो गया होगा, बहुत पहले से शुरू हो गया होगा। बहुत पहले से मतलब नवंबर दिसंबर से शुरू हो गया, इस पे काम चलना है ना। तो नवंबर दिसंबर से जो काम चल रहा है तो हमने उसको ऑलरेडी एस्टिमेट कर दिया कि अगर ऐसा चल रहा है ग्रोथ आगे भी यही चलेगा। इसको बोलते हैं एडवांस्ड एस्टिमेट, पहले से ही एस्टिमेट कर दिया चीज़ों को, ठीक है। फिर जाके बाद में नेक्स्ट ईयर जब आप देखोगे तो मैं आपको ना एक टेबल दिखा देता हूँ बेटा, अगर यहाँ पे लिखा होगा ठीक है, जो रिव्यूड आता है ना वो बाद में आता है, इसमें नहीं है। तो आप आएगा बीच में, या मैंने पिछले वीडियो में आपको डेफिनेट बताया होगा, तो पिछला वीडियो आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो जो हमारा एडवांस्ड एस्टीमेट के बाद नेक्स्ट ईयर मतलब ये वाला फाइनेंशियल ईयर चल पड़ा ना, अब जाके फिर प्रॉपर एस्टीमेट आ जाएगा रिव्यू होके। तो प्रॉपर एस्टीमेट बन के आएगा कि पिछले साल हमने एडवांस ये एस्टीमेट किया था लेकिन रहा कुछ और,
फिर नेक्स्ट ईयर जब हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे इस साल हम पढ़ रहे हैं ये वाला इकोनॉमिक सर्वे, तो 2024 फाइनेंशियल ईयर की चीज़ें जो हैं वो हम एडवांस एस्टिमेट वाली नहीं करेंगे अब, जो रहा, जो बाद में एक्चुअल में रहा वहाँ उस टाइम पे ग्रोथ, तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये वही है। ठीक है, ये वो वाला सर्वे का एडवांस एस्टिमेट नहीं है, ये प्रॉपर अब क्या है, ये रिव्यूड है एस्टिमेट है प्रॉपर। ठीक है, तो ये कितना है, 2,10,662, तो बस इतने याद रखो, 2,10,662 2000 फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। और अब फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर हमने एडवांस एस्टिमेट में क्या बोला है, दैट इज़ 2,10,000 की जगह 32,000 हो गया और 185 हो गया, 32,000, 2,32,185 करोड़। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, ये तो था बेटा करंट प्राइस के बेसिस पे, मतलब इन्फ्लेशन को साथ में लेके, लेकिन कांस्टेंट प्राइस के बेसिस पे भी दिया है इकोनॉमिक सर्वे में। कांस्टेंट प्राइस पे बोलता है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर जो था वो था 1,37,320 करोड़, है ना कम, देखो 1,37,320 करोड़ था कांस्टेंट पे, और यहाँ देखो क्या था करंट पे उस टाइम। अब यहाँ पे इस बार कांस्टेंट प्राइस पे जो है 1,37,000 से सिर्फ और सिर्फ बढ़ा है 1,46,000, 37 से 46 बढ़ा है, ओनली 10,000 टोटल भी नहीं बढ़ा है करोड़। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1,46,553 करोड़। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये कांस्टेंट प्राइस पे है। ठीक है, इन दोनों को भी कंपैरिजन में आपस में देख लो कि कांस्टेंट प्राइस पे कितना है और करंट प्राइस पे कितना है। करंट प्राइस पे 2,32,000 है, कांस्टेंट प्राइस पे 1,46,000 है। हो गया। अब इसके अंदर आपको देखना है परसेंटेज, ग्रोथ परसेंटेज भी याद रखना है, कितना परसेंट बढ़ा और ये सब चीज़ें। तो ये तो हमने सिर्फ देखा कि कितना कितना हमारे पास ये चीज़ बढ़ी, वैल्यू कितनी थी। ठीक है, देन यहाँ पे है परसेंट, नहीं तो ये पूरी कहानी ऐसे याद रखनी थी आपको, इस तरह से दिया था। आप ये फ्लो चार्ट पे ही ध्यान दो और इसी से समझना, यहीं से याद करना है ना। ये सब चीज़ें वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया है, ये बहुत मेहनत करके पीपीटी बनाए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो कि नॉमिनल जीडीपी जो हम देख रहे थे, नॉमिनल मतलब क्या हुआ बेटा, नॉमिनल और रियल मैंने आपको बताया था। नॉमिनल जीडीपी मतलब हुआ जो क्या है, करंट प्राइस पे है। तो करंट प्राइस पे जो जीडीपी ग्रोथ देखने को मिला तो वो कितना है, 2000 मतलब फाइनेंशियल 25 में, दैट इज़ 10.2% का ग्रोथ है। 10.2% याद रखना ग्रोथ। ठीक है, ये जो आपको देखने को मिला ना, ये वाला दिस वन, यहाँ इससे जो यहाँ पे आपको देखने को मिला ग्रोथ, इस वाले से करंट प्राइस पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो यहाँ ग्रोथ रेट देखने को मिला ये दैट इज़ 10.2%। फिर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ कितना ग्रोथ रेट देखने को मिला, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 10.2% का ग्रोथ रेट देखने को मिला। और नॉमिनल जीडीपी जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में ग्रोथ रेट था वो था 9.9%। मतलब नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ा, नॉमिनल बढ़ा है जी। नॉमिनल कितना बढ़ा है जी, तो देख लो 10.2% से 9.9% बढ़ा नॉमिनल। लेकिन अगर हम बात करें रियल जीडीपी की तो 2025 में रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 6.7% देखने को मिल रहा है। वो बेस ईयर के बेसिस पे होता है रियल जीडीपी चेक, 6.7% का ग्रोथ रेट है रियल का। लेकिन लास्ट ईयर अगर हम देखते हैं तो रियल जीडीपी जो था वो था 6.6%। मतलब रियल जीडीपी भी आपको देखने को मिलता है कि बड़ा है, रियल जीडीपी भी बड़ा है कितना, 6.6 से 6.7% ग्रोथ रेट। और नॉमिनल जीडीपी भी बड़ा है 9.9 से 10.2% ग्रोथ रेट। सिंपल हो गया जी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आप देखो ये है हमारे पास ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट एंड आपका कांस्टेंट प्राइस। यहाँ पे बेटा हमने तो 2 साल का देखा ना पीछे, 2024 फाइनेंशियल ईयर 24 का, फाइनेंशियल ईयर 25 का, ये देखा था। अब यहाँ पे कुछ और भी फाइनेंशियल ईयर के दिए हैं, यहाँ चॉइस है पढ़ने का। आप इतना सारा याद रख सकते हो तो रखो, पढ़ो। नहीं रख सकते हो तो ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है रखने ही, ये 24 और 25 वाला तो रखना ही रखना है आपको याद। ठीक है, हाँ ज़रूर थोड़ा सा एक ट्रेंड देख लेते हैं जो याद रखना है। ट्रेंड अगर आप देखोगे तो हम एक चीज़ देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं करंट प्राइस, जो करंट प्राइस है मार्केट प्राइस उसके बेसिस पे। करंट प्राइस में लगातार आपको देखने को मिल रहा है कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। कांस्टेंट प्राइस पे भी लगातार हम देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है। दोनों ही क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं हमारे पास, लेकिन एक जगह थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है ना। कहाँ देखने को मिला है, दैट इज़ ड्यूरिंग कोविड। कोविड के टाइम पीरियड में फाइनेंशियल ईयर अगर 20 की बात करें और 21 की बात करें और इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको देखने को मिल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर जो हमारे पास वैल्यू था, ठीक है, किसका, करंट प्राइस पे, जीएसडीपी का, तो वो कितना था, वो था 1,00,000
59,164, 1,59,164 करोड़। और उसी टाइम पे कांस्टेंट प्राइस पे अगर हम बात करें तो दैट वाज आपका 1,21,227 करोड़। ठीक है, जो कि नेक्स्ट ईयर अगर आप देखते हो तो वो घट के हो गया था 1,51,000, 159 से 151। शुरू के तीन तीन याद रख लो चलेगा। नेक्स्ट मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 में, तो 20 फाइनेंशियल ईयर और 21 फाइनेंशियल ईयर का कंपैरिजन थोड़ा सा याद रख लेना। फिर 21 फाइनेंशियल ईयर के बाद लगातार बढ़ता जा रहा है अभी करंट प्रेजेंट तक। ठीक है, तो ये दोनों को आप थोड़ा सा कंपैरिजन के बेसिस पे चेक कर लेना, याद रख लेना। ओके, डन। नेक्स्ट, इस टेबल में हम देखेंगे बेटा दैट इज आपका ग्रोथ रेट। ऊपर वाले टेबल में तो हमने समझा था वैल्यू किस तरह से, कितना अमाउंट जो है वो बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे है इन टर्म ऑफ परसेंटेज, ग्रोथ रेट कितना, ग्रोथ कितना हुआ। तो अगर हम बात करें ग्रोथ की तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो हमारे पास क्या है, करंट प्राइस है, दिस इज आपका करंट प्राइस। तो करंट प्राइस रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ, करंट प्राइस वो देखते रहना। करंट प्राइस जो है वो सेम वही फाइनेंशियल ईयर 19 वाला, उसके टाइम में 7.1% था। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो कि नेक्स्ट ईयर वो करंट प्राइस वैल्यू कितना हुआ, ग्रोथ रेट कितना हुआ। ठीक है, तो करंट प्राइस पे यहाँ पे ये बढ़ा हुआ दिखा रहा है ना ग्रोथ रेट 20 के अंदर। अच्छा हाँ, उसमें तो 19 नहीं था ना बेटा, यहाँ 20 से ही, यहाँ शुरू 19 से हुआ है। देखो ऐसे दिया है, ये इकोनॉमिक सर्वे से ही उठाया है मैंने। ऊपर वैल्यू फाइनेंशियल ईयर 20 से शुरू हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू फाइनेंशियल ईयर 19 से शुरू हो रहा है। तो अगर हम बात करें 19 और 20 की, तो 19 से 20 के लिए आपको देखने को मिलता है कि करंट प्राइस पे ग्रोथ रेट बढ़ा है, लेकिन कांस्टेंट प्राइस पे ग्रोथ रेट घटा है 19 और 20 के बीच में भी। फिर वो अगेन घटा है ग्रोथ रेट कांस्टेंट प्राइस पे। घटा है कब तक, बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर, कोविड के टाइम में। कितना घटा, तो आपको याद रखना है कि 21 में फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें करंट प्राइस पे बेटा, तो करंट प्राइस पे वो चला गया था कितना, -4.6%। और अगर हम बात करें कांस्टेंट प्राइस की, तो कांस्टेंट प्राइस पे ये चल पड़ा था आपका कितना, -4.4। तो ये इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल ईयर 21 ग्रोथ रेट के बेसिस पे। तो 2020-21 में और फाइनेंशियल ईयर 21 में करंट प्राइस पे जो ग्रोथ रेट था वो था -4.6, और कांस्टेंट प्राइस पे जो ग्रोथ रेट था वो था -4.4। तो कांस्टेंट प्राइस पे ज़्यादा मतलब कम घटा है एज कंपेयर टू करंट प्राइस। माइनस में वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना छोटा होगा वो, है ना। उसके बाद अगेन जो है दोनों वो बढ़ते गए। 22 का फाइनेंशियल ईयर अगर हम देखें तो कांस्टेंट प्राइस पे 4.8, देन 23 फाइनेंशियल ईयर में 6.6, ओनली 6, देन 6.6, देन 6.7। प्रेजेंट अभी वाला जो ग्रोथ रेट है कांस्टेंट प्राइस का दैट इज 6.7। लास्ट ईयर जो था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट वाज 6.6। इन दोनों को तो बहुत अच्छे से याद रख लेना, और इसको भी याद रख लेना कि करंट प्राइस कांस्टेंट प्राइस पे 21 फाइनेंशियल ईयर, 21 मतलब 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के अंदर -4.4 था, और 23 के अंदर 24 फाइनेंशियल ईयर के अंदर 23-24 मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर 6.6 था। और यहाँ पे प्रेजेंट जो अभी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ, मतलब इकोनॉमिक सर्वे जब आया, जिसके लिए वो आया, इकोनॉमिक सर्वे आता है उसी प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर के लिए, दैट वाज आपका 25 फाइनेंशियल ईयर, तो वहाँ पे 6.7 याद हो गया। 6.6, 6.7, 24, 25, है ना। ये ग्रोथ रेट है किसके बेसिस पे, दैट इज कांस्टेंट प्राइस के बेसिस पे। और कोविड के टाइम में कितना था 21 फाइनेंशियल में, -4.4 था। ये तीन याद रख लो एटलीस्ट। अच्छा, अब बात करते हैं करंट प्राइस की। करंट प्राइस जो है वो अभी फाइनेंशियल ईयर 25 में जो है 10.2% का ग्रोथ रेट था, और लास्ट में 9.9%। ये दोनों हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। एंड अगर हम बात करें कोविड के टाइम में तो इट वाज -4.6, -4.6 हो गया, 9.9 हो गया, 10.2 हो गया। ये तीन याद रख लेना किसके लिए, करंट प्राइस के लिए। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ बेटा पर कैपिटा इनकम।
तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, सबसे पहले इसके कंपोनेंट समझते हैं पर कैपिटा इनकम के। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे जो एक चीज़ लिखा है दैट इज़ आपका मिड ईयर पॉपुलेशन। मतलब पहले मैं समझा देता हूँ आपको डेफिनेशन। पर कैपिटा इनकम जो है वो है किसी स्टेट के अंदर टोटल इनकम कितना होगा और उस स्टेट का जो पॉपुलेशन है वो कितना होगा। तो वो पॉपुलेशन और स्टेट का इनकम जब डिवाइड होता है ना हर बंदे में, स्टेट का इनकम हर पर्सन में पॉपुलेशन के बेसिस पे, तो वो एक एक पर्सन का जो निकल के आ रहा है इनकम दैट इज़ पर कैपिटा। तो मतलब हम क्या करेंगे, टोटल इनकम, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, फिर वो जो निकलेगा वो एक एक पॉपुलेशन के लिए हमारा कितना आएगा, ठीक है। तो टोटल कितना है आपके यहाँ पे इनकम एंड पॉपुलेशन, उनके बीच में जो डिवीजन होगा इनकम का वो आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा, मतलब पर के लिए नीचे बेटा हमारे पास ऊपर इनकम आ जाएगा टोटल और नीचे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जब हम इसको काट देंगे तो एक एक के लिए निकल के आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन हम ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, वो कौन सा पॉपुलेशन होगा पर कैपिटा के लिए, ये बोल रहे हैं। तो वो होगा, बोलते हैं मिड ईयर पॉपुलेशन। उस फाइनेंशियल ईयर का जो मिड ईयर है उस टाइम पे कितना पॉपुलेशन है उस स्टेट का, उसके बेसिस पे उसको चेक किया जाता है। तो नंबर ऑफ आपका रेजिडेंट इन दी स्टेट। अच्छा, रेजिडेंट की बात हो रही है तो पॉपुलेशन में रेजिडेंट लिख रहा है ये, है ना। रेजिडेंट्स क्या होते हैं, रेजिडेंट्स मतलब जो किसी भी जगह पे एक फाइनेंशियल ईयर में 6 मंथ और 6 मंथ से ज़्यादा लोग रहते हैं, वो वहाँ के रेजिडेंट कहलाते हैं उस जगह के, ठीक है। तो ये रेजिडेंट जो हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के, उसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मतलब टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो होगा उसके साथ हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, फिर निकलता है आपका क्या, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो स्टेट का क्या, जो भी हमारा टोटल नेट बोल रहा है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब स्टेट इनकम, जैसे नेशनल इनकम होता है वैसे स्टेट इनकम, ठीक है। यहाँ पे ओनली क्या है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, आपने पढ़ा होगा ना, अगर फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमी का बहुत बेसिक चैप्टर है तो वहाँ पे आपको पता होगा कि हम क्या क्या हटा देते हैं, डेप्रिसिएशन हटा देंगे, फिर कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उसको नेट एक्सपोर्ट हम लेते हैं, फिर जाके हम जो है आपका क्या करते हैं, उसको लास्ट जो वैल्यू निकल के आता है दैट इज़ आपका नेशनल इनकम, ठीक है। ओके नेक्स्ट, किसी बच्चे को अगर पता नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा मैं वो चैप्टर के कुछ बेसिक्स भी, ठीक है। अब हमें याद रखना है बेटा पर कैपिटा इनकम। सबसे पहले एक चीज़ देखो, ये है हमारे पास एक चार्ट पर कैपिटा इनकम का जो कि कंपैरिजन चार्ट है बिटवीन हिमाचल एंड इंडियन इकोनॉमी, जिसके अंदर आप एक चीज़ देख रहे हो कि 2024-25 के अंदर, ठीक है, एडवांस जो एस्टिमेट 2024-25 के अंदर कितना जो है आपका है हिमाचल का पर कैपिटा इनकम और इंडिया का पर कैपिटा इनकम, दोनों को देख लें। हिमाचल का जो है पर कैपिटा इनकम इस बार मतलब जो एस्टिमेट किया गया है तो वो बोलता है कितने, 2,57,212। तो आप कितने लोगों में कितनों के पास है ये 2,57,212 रुपये, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, है ना। तो ये पर कैपिटा इनकम में प्रॉब्लम ये हो जाता है बेटा, जो इंडिया के अंदर जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ नॉट इक्वल, है ना, बहुत आपका डिस्पैरिटी है। तो कुछ लोगों के पास ही बहुत पैसा है लेकिन डिवाइड करने में मैथमेटिकली हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटा जो है इतना बढ़ रहा है, वो पर है थोड़ी ना, ठीक है। तो 2,57,212 रुपये जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है हिमाचल का, लेकिन इंडिया का जो है वो कितना है, दैट इज़ ओनली 2,162 रुपी, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो बात होगी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की। आप इसको इसी के लिए याद रख लो, ट्रेंड थोड़ा सा एक याद रख लो कि किस तरह से आपको देखने को मिल रहा है कि हर बार हिमाचल का जो क्या है आपका पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा ही रहा है, किससे, नेशनल जो आपका एक पर कैपिटा इनकम है उससे, ये आपको देखने को मिल रहा है सीधा सीधा। एंड एक और चीज़ आपको याद रखना है
कि यहाँ पे आप देखोगे कि ग्रोथ जो दिखा रहा है पर कैपिटा इनकम 2024-25 के अंदर, जो हमें पिछले साल देखने को मिल रहा था फाइनेंशियल ईयर 24 में, वो था 2,34,782 रुपये, और 2,34,000 से ये इस साल बढ़ के हो गया 2,57,000, जो कि ग्रोथ रेट है 9.6% का। ये ग्रोथ रेट याद रख लेना। तो ग्रोथ रेट जो है 9.6% का है लास्ट ईयर्स फाइनेंशियल ईयर से इस वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। दैट्स इट। ओके, 2011-12 से शुरू हुआ है एस्टिमेट ये, तो 2011-12 में कितना था वो भी देख लो। कितना था? 87,721 था हिमाचल का, और इंडिया का था 63,462। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चार्ट में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा कि एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर हम 2011-12 से देखें, 2011-12 से लेकर आज तक, अभी तक जो एक कंपाउंडिंग जो ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है, जो इंक्रीज होता जा रहा है, और उसका एक एवरेज निकालें पूरे ग्रोथ रेट का पर कैपिटा इनकम के अंदर, तो वो हमें देखने को मिलता है 8.6%। याद रखना, लास्ट फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ रेट इज 9.6%, लेकिन कंपाउंडिंग फ्रॉम 2010-11 फाइनेंशियल ईयर 2011 से अगर हम देखें, दैट इज 8.6%। एवरेज मतलब कितना हुआ है, नेशनल स्टेट का पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, तो एवरेज वो 2011 के फाइनेंशियल ईयर से 8.6% बढ़ा है अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है परसेंटेज। हमने देखा कि हमारे पास इन हिमाचल के अंदर लास्ट ईयर जो पर कैपिटा इनकम बढ़ा था, लास्ट ईयर उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 में जो बढ़ा था वो 9.5 था। 24 से 25 में जो बढ़ा दैट इज़ आपका 9.6, तो 9.5 था फिर 9.6। ठीक है, इस तरह से। लेकिन उससे पहले वाले जो साल था आपका फाइनेंशियल ईयर जो था 23 वाला, 23 वाले फाइनेंशियल ईयर में हमें कितना था, 10.9% ग्रोथ रेट था। और उससे भी पिछले वाले साल में जो आपका ग्रोथ रेट था दैट वाज 11.4। ये जो 11.4 और 10.9 का ग्रोथ रेट देखने को मिला है ना 2022 का फाइनेंशियल ईयर और 23 के फाइनेंशियल ईयर में, दैट वाज ड्यू टू कि जो एकदम जो वो रिकवरी हो रही थी किसके बाद, आपका कोविड के बाद। तो वो पेंटअप जो डिमांड दिख रहा है, जो कर्व दिख रहा है आपको, ये इंक्रीज होता हुआ एकदम वी शेप जो कर्व बन रहा है, ये था जो आपका डिमांड्स एकदम बूस्ट हुई, इकोनॉमी जो एकदम ओपन हुई, जो क्लोज हो चुकी थी कोविड के टाइम में, उसकी वजह से ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो रीज़न ये है इसके पीछे। लेकिन आपको ये वैल्यू ज़रूर याद रख लेना है। 11.4 था बेटा फाइनेंशियल 22 में, 23 में हो गया 10.9 हिमाचल का, फिर हुआ 9.5, अब फिर से बढ़ा है 9.6 की तरफ। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का कोविड के बाद जो ग्रोथ रेट हुआ था दैट वाज 18.6% का ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम में, फिर घटते हुए 12.3 हुआ, फिर 8.7, देन अगेन 8.7, इस साल भी 8.7, लास्ट ईयर भी 8.7 था। अगर हम बात करें ड्यूरिंग कोविड 21 फाइनेंशियल ईयर के टाइम पीरियड में, तो -3.9 का जो है डिक्लाइन देखने को मिला था पर कैपिटा इनकम में इंडिया में -3.9% का डिक्लाइन। और अगर हम बात करें हिमाचल का, तो डिक्लाइन जो है वो -7.0 का देखने को मिला था। -7% का डिक्लाइन हुआ था कोविड के टाइम पीरियड में। ठीक है, पर कैपिटा इनकम का। ओके, दैट्स इट। तो ये जो है हमारे पास ग्रोथ रेट जो आपको कुछ याद रखने हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ आपका सेक्टोरल ग्रोथ। तो मैंने आपको बोला था कि जीएसडीपी जो है ये बताता है कि कितना पर जो आपका सेक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से सेक्टर्स हैं और उन सेक्टर्स के अंदर कौन कौन से सब सेक्टर्स आते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से सेक्टर के अंदर कौन कौन से सब सेक्टर जो हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मेजर सेक्टर्स हैं बेटा। सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइमरी सेक्टर, देन आता है सेकेंडरी सेक्टर, देन आता है टर्शरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर भी इसको बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर मतलब मेनली मैन्युफैक्चरिंग वाला जो होता है। प्राइमरी सेक्टर मेनली जो हम देखते हैं कि जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस जो है वो आपके रॉ मटेरियल जो है उससे प्रोवाइड होते हैं। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर जो मतलब फर्स्ट इंस्टेंट में वैल्यू दे रहा है कोई चीज़, है ना, दैट इज़ आपका प्राइमरी सेक्टर। जब उसमें कुछ वैल्यू एडिशन होने के करते हैं और वैल्यू एडिशन होती है जहाँ पे, वो आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग वाला सेकेंडरी। फिर उसका आगे डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके थ्रू वो आ जाता है आपका टर्शरी और सर्विस सेक्टर। ऐसे कुछ बेसिक है।
प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमारे पास सब सेक्टर जो है दैट इज़ क्रॉप, लाइव स्टॉक्स, फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग। देन आपका ये फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग क्या हुआ? फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग जो है ये फॉरेस्ट्री इज़ प्लांटेशन ऑफ ट्री। अगर आप पेड़ पौधे लगा रहे हो, है ना, जंगल जुंगल बढ़ा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट्री। बट अगर हम बात करें लॉगिंग की, तो लॉगिंग होता है वही जो पेड़ आपने लगाया उसको काट के टिम्बर टुम्बर में कन्वर्ट करके उसको एक इकोनॉमिक प्रोडक्ट आपने बना दिया, दैट इज़ लॉगिंग। तो फॉरेस्ट्री में मेनली जो इकोनॉमिक जब पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं उसको इकोनॉमिक वैल्यू में, तो हम ये लॉगिंग जो है ये इंपॉर्टेंट रहता है, इसको इकट्ठा लेते हैं पर फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग में, ठीक है। तो फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग हो गया, फिशरी हो गया, और आपका माइनिंग एंड क्वेरिंग भी इसमें आता है। किसमें? प्राइमरी सेक्टर। पहले तो ये याद रख लो कौन किस में आता है, सब सेक्टर किसका कौन है, क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ पे बन सकता है। देन सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें, उसमें आपके पास मैन्युफैक्चरिंग होगा, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ये कुछ मेजर सब सेक्टर हैं सेकेंडरी सेक्टर के। पेपर में सीधा सीधा पूछ सकता है, ये आपको याद रखना है। देन आता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर के सब सेक्टर हैं आपकी जैसे ट्रेड हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, रियल एस्टेट मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ये सब है ना। पर रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन नहीं होता, रियल एस्टेट में उसका खरीद फरोख्त होती है सीधी सीधी। कोई बिल्डिंग बन गया अब उसको बेच रहे हैं ना, वो है रियल एस्टेट के अंदर। रियल एस्टेट हो गया। कंस्ट्रक्शन आता है कहाँ पे? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। देन आपका आ गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोफेशनल सर्विसेज। तो ये जो है आपके प्रोफेशनल मतलब डॉक्टर टीचिंग टूचिंग इंडस्ट्री, ये सारी आती हैं इसके अंदर, कोचिंग। तो ये हो गया बेटा कौन सा सेक्टर? टर्शरी। पहले तो ये सेक्टोरल डिवीजन हो गया, ठीक है। तो तीन तरह से हम देख रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, देन नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे कि जो सेक्टोरल डिवीजन हमने करा है तो उस सेक्टोरल डिवीजन का किस तरह का क्या है आपका देखने को मिलता है, कंट्रीब्यूशन कितना कितना परसेंट, कौन कौन सा सेक्टर है, कौन सा सेक्टर का सब सेक्टर जो है कितना परसेंट ग्रो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कंटिन्यूशन में। तो पहले तो ये लेक्चर अच्छे से देख लो, पिछला जो लेक्चर है वो भी अच्छे से देख लो, एंड प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक करो, अपने ग्रुप्स में भेजो, अपने दोस्तों के साथ भेजो, है ना। ओके बाय, थैंक यू।